फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पिछले लेक्चर में अपन ने लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की विशेषताएं और लेखांकन की आवश्यकता से संबंधित बात की थी और कुछ बिंदु अपन ने चर्चा किए थे, क्लियर किए थे। आज के इस लेक्चर में अपन लेखांकन के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य और लेखांकन प्रक्रिया या लेखांकन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग कृपया पूरे वीडियो को देखें, पूरी बात सुने ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो सकें। आज के लेक्चर की विशेषता ये है कि ये जो लेखांकन प्रक्रिया और लेखांकन के उद्देश्य हैं, ये बीकॉम के विद्यार्थियों के साथ साथ सीए फाउंडेशन वाले विद्यार्थियों के लिए भी यूजफुल है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में अक्सर इस तरह के लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित, लेखांकन चक्र से संबंधित, लेखांकन के उद्देश्य से संबंधित कोई न कोई एक प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए ये ध्यान रखें। आगे अपन बात करते हैं कि लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने लेखांकन की आवश्यकता के बिंदु देखे थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लेखांकन की आवश्यकता होती है आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी हेतु। अब ये जो लेखांकन की आवश्यकता है, इसी आवश्यकता की पूर्ति करना ही लेखांकन का उद्देश्य है। ध्यान रखना, बहुत आसान बात है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, याद रखने में भी आसान रहेगी कि किसी भी विषय की यदि आवश्यकता हमने समझ ली कि उस विषय की आवश्यकता क्यों है, तो वो आवश्यकता की पूर्ति करना ही उस विषय का उद्देश्य होता है। जैसे हम लेखांकन के लिए बात कर रहे हैं, तो यदि आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता है आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर उद्देश्य हुआ आर्थिक स्थिति की जानकारी करना या आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी उद्देश्य भी है, आवश्यकता भी है। तो इसी तरह अपन बात करें कि लेखांकन के उद्देश्य, आवश्यकता के जो बिंदु हैं, ये आवश्यकता के बिंदु ही उद्देश्य बनेंगे। ध्यान से देखना कि लेखांकन की आवश्यकता की पूर्ति ही मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि आर्थिक क्रियाओं के परिणामों की जानकारी हेतु लेखांकन आवश्यक है, अतः आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना एक उद्देश्य हुआ। इसी प्रकार लेखांकन की आवश्यकता के बिंदु ही उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे पहला जो उद्देश्य है लेखांकन का, वो हुआ व्यापारिक या आर्थिक या मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। ये उद्देश्य हुआ, क्योंकि जब तक लेखा नहीं करेंगे तब तक बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य लेखांकन का लेखा करना। क्या लेखा करना, किसका लेखा करना? कि व्यापारिक या आर्थिक या मौद्रिक, ये तीन शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ है। तो लेखा करना, व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, या यूं कहें आर्थिक लेन देनों का लेखा करना, या यूं कहें कि मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। अब लेखा करने के बाद दूसरा जो उद्देश्य हुआ वो है लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना। आर्थिक क्रियाओं के परिणाम यानी लाभ हानि, आर्थिक क्रियाओं के परिणाम यानी लाभ हानि। तो लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना दूसरा उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य हुआ आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। आर्थिक स्थिति की जानकारी करने के लिए लेखांकन में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यवसाय के द्वारा वर्ष के अंत में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, चिट्ठा बनाया जाता है, और उस चिट्ठे के माध्यम से किसी भी व्यापार की आर्थिक स्थिति का हमें ज्ञान होता है, किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। आर्थिक स्थिति का तात्पर्य यह है कि उस व्यापार की कुल देनदारियां कितनी हैं, लेनदारियां कितनी हैं, कितना पैसा उसने उधार ले रखा है, कितना पैसा उसने उधार दे रखा है, कितनी उसके पास संपत्तियां हैं,
कितने उसके पास लोन हैं। इसी प्रकार से चौथा और अंतिम उद्देश्य लेखांकन का होता है विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। अब विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना ये लेखांकन का उद्देश्य क्यों है? क्योंकि ये जो सारे पहला, दूसरा और तीसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तभी सफल होंगे जबकि व्यापार की सारे लाभ हानि की जानकारी, आर्थिक स्थिति की जानकारी, ये सारी जानकारियाँ विभिन्न संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध हो सके। तो विभिन्न पक्षकारों को जब तक सूचना उपलब्ध नहीं होंगी तब तक हमारी पुस्तकों यानी हमारे लेखांकन या लेखों की कोई अधिक उपयोगिता नहीं हो सकती। इसलिए ये भी एक लेखांकन का उद्देश्य है। अब लेखांकन का उद्देश्य भली भांति समझने के बाद हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया की। लेखांकन प्रक्रिया को लेखांकन चक्र भी कहते हैं। देखिए, लेखांकन प्रक्रिया अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र स्टेप बाय स्टेप होने वाले कुछ कार्यों की एक श्रृंखला है जिसको हम लेखांकन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। कि कोई भी लेन देन या कोई भी घटना जब घटित होती है, इवेंट घटना घटित होते ही सबसे पहले उस लेन देन का लेखा किया जाता है। तो इस लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम चरण या प्रथम स्टेप क्या हुआ? लेन देन का लेखा करना। जब लेन देनों का लेखा हो गया, ये लेन देनों का लेखा होने के बाद वर्गीकरण, जितने भी लेन देनों का लेखा किया है उनमें से एक प्रकार के लेन देनों को एक अलग खाते में रखना, वो वर्गीकरण या इसको खाता बही में खतौनी करना कहलाता है। देन इसके बाद सारांश या अंतिम खाते बनाना, और जब सारांश या अंतिम खाते बन गए उसके बाद परिणामों की व्याख्या करना। तो ये 4 कदम या 4 स्टेप मिलकर के एक अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करता है। सबसे पहला जो है लेन देन का लेखा करना। अब लेन देन का लेखा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्रारंभिक लेखे ये कहलाते हैं। जर्नल में सामान्यतया लेन देनों का लेखा किया जाता है। किसी भी व्यवहार को, किसी भी मौद्रिक व्यवहार को, किसी भी लेन देन को सबसे पहले रोजनामचा या जर्नल में लिखा जाता है। लेकिन जब व्यापार बड़ा होता है, प्रतिदिन होने वाले लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो एक जर्नल के स्थान पर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, इस तरीके से कुछ सहायक बहियाँ बनाई जाती हैं और ये सहायक बहियाँ भी प्रारंभिक लेखा ही कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रारंभिक लेखे में क्या सम्मिलित है? जर्नल प्रारंभिक लेखे में सम्मिलित है, कैश बुक प्रारंभिक लेखे में सम्मिलित है, परंतु कैश अकाउंट प्रारंभिक लेखे में सम्मिलित नहीं है। ये ध्यान रखना है। बही, लेजर, अकाउंट, अकाउंट और बुक दोनों में अंतर है। जैसे कहें कैश बुक तो ये प्रारंभिक लेखा है, कैश अकाउंट तो ये खाता बही यानी पोस्टिंग होने के बाद का खाता है। इसी तरीके से सेल्स बुक तो ये प्रारंभिक लेखा है, लेकिन सेल्स अकाउंट ये वर्गीकरण होने के बाद खाता बही में से खुलने वाला एक खाता है। सेल्स अकाउंट विक्रय खाता और सेल्स बुक विक्रय बही प्रारंभिक लेखा है। जब लेन देन का लेखा हो जाता है तो ये लेन देन का लेखा डेट वाइज होता है। डेट वाइज यानी प्रतिदिन जिस क्रम से लेन देन होता है उसी क्रम से उनको लिखा जाता है। इसलिए डेट वाइज रिकॉर्डिंग प्रारंभिक लेखे की महत्वपूर्ण विशेषता है। चूँकि डेट वाइज लेखा हुआ है तो 2 महीने के बाद यदि उस व्यवहार को या उस रिकॉर्ड को वापस ढूंढना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए प्रतिदिन के लेन देनों को वर्गीकृत या खतौनी करते हुए अलग अलग खातों में पोस्टिंग कर दी जाती है, जिससे कि
एक खाते की समस्त एंट्रियां, चाहे वो किसी भी दिन हो, उस खाते के अंदर आ जाती है। जैसे परचेज बुक में डे वाइज एंट्री होती है, लेकिन परचेज अकाउंट में सारे के सारे परचेज, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, सारे के सारे परचेज आ जाते हैं। तो खाता बही में खतौनी करते हैं। खाता बही में खतौनी जो करते हैं उसकी विशेषता ये है कि ये खाता बही वस्तु या व्यक्ति के अनुसार इसमें लेखा किया जाता है, इसलिए इस खाता बही में वस्तु या व्यक्ति के अनुसार हमें सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। अब ये जो दोनों काम हैं, एक तो लेन देन का लेखा करना और दूसरा खाता बही में खतौनी करना, ये दोनों कार्य मिलकर के बही खाता कहलाता है। बही खाता यानी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंतर्गत इतना ही कार्य सम्मिलित हैं। आगे के जो दो कार्य हैं, सारांश या अंतिम खाते बनाना और परिणामों की व्याख्या करना, ये दोनों कार्य अकाउंटिंग यानी लेखांकन कहलाते हैं। और बही खाता और अकाउंटिंग ये दोनों मिलकर के अकाउंटेंसी कहलाते हैं। सारांश या अंतिम खाते में हम जानते हैं क्या क्या। सारांश या अंतिम खाते यानी अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसमें क्या सम्मिलित है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी की सारी चीज़ें अंतिम खातों में सम्मिलित होती हैं। देन परिणामों की व्याख्या करने के लिए रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण किया जाता है। परिणामों की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट यानी कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। तो रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी की सारी चीज़ें परिणामों की व्याख्या के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी की सारी चीज़ें सारांश या अंतिम लेखे के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और ये सारा कार्य मिलकर के, चार स्टेप मिलकर के लेखांकन की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे और बाकी की चीज़ें अगले लेक्चर में कंटिन्यू डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू।